अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मानी ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मियाँ जी आ गए ने ते मियाँ जी छा गए ने। जी जनाब, आपके और मेरे मियाँ जी नहीं, बल्कि हम सियासत के मियाँ जी की बात कर रहे हैं। सियासत में एक बड़े मियाँ जी और एक छोटे मियाँ जी कहलाते हैं, लेकिन हम सियासत में जो बड़े मियाँ जी हैं, नवाज़ शरीफ साहब, उनकी बात करेंगे। 21 अक्टूबर को वो आ चुके हैं और ना सिर्फ वो आ गए बल्कि वो छा गए। हम उनके उनके बारे में जो तबसरे हुए हैं उन पर बात करें। लोगों को उनसे क्या-क्या उम्मीदें थी और क्या उम्मीदें नहीं थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या वो जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया। 21 अक्टूबर की शाम को उनके लिए जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जो जलसा मुनक्कद किया गया, उसमें उनकी जब आमद थी तो ठीक उसी वक़्त मैं एक मुशायरे में मौजूद थी, एक यूनिवर्सिटी के मुशायरे में। और मुझे जाना था, ज़ाहिर है कमिटमेंट हुई थी, लेकिन अ, मेरे मियाँ साहब ने, मेरे मियाँ जी ने कहा कि नवाज़ शरीफ आ जाए तो फिर निकलते हैं। तो ख़ैर वहाँ वो मियाँ साहब आए और यहाँ हमारे मियाँ साहब हमें लेकर घर से निकले। लेकिन वो मनाज़िर जो वो वहाँ जलसागाह में आए, जिस तरह उन्होंने सबको गले लगाया, हाथ पकड़ कर उठाया, हाथ लहराए, वो सब हमने देखे। और ख़ास तौर पर वो मंज़र जब उन्होंने मरीम नवाज़ को एक तरफ गले लगाया और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को गले लगाया, तो मुझे शेख रशीद साहब याद आ गए, जो कि ये कहा करते थे कि नून में से शीन निकले। तो नून में से शीन कभी भी नहीं निकली, हालाँकि नून में से शीन बहुत आराम से निकल सकती थी। ये तो आज बड़े-बड़े जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी, इरशाद भट्टी साहब, इन तीनों ने ये बात मानी कि क्या हुआ था, कैसे नून से शीन को निकालने की कोशिश की गई और कैसे शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत की ऑफ़र की गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो ऑफ़र ठुकरा दी। मैं बड़ी हैरान भी होती हूँ और बड़ा फ़ख्र भी मुझे मैं करती हूँ। एक इंसान होने के नाते फ़ख्र करती हूँ कि एक इतना अच्छा भाई भी इस दुनिया में है, कि जो कि एक रोल मॉडल है। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ज़बरदस्त भाई, मैंने ऐसा भाई नहीं देखा। बेशक ये और बात है कि वो ये कहते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब को अपना से बड़ा भाई नहीं बल्कि लीडर मानते हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक आपको कहा जा रहा हो कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन शर्त रखी कि आप नवाज़ शरीफ साहब से मशावरत नहीं करेंगे। लेकिन अ, उन्होंने वो उस बात को रद्द कर दिया। हालाँकि मैं अपने भाई से एक बात कर रही थी, मैंने कहा एक ऐसे ही बंदा कह देता है कि भाजी मैनू मौका मिलन मिल रहा है, ਤੁਸੀਂ बनन दो मैनू वज़ीर-ए-आज़म, ते मैं उन्होंने नहीं दसांगा, लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मशावरत कर लाँगा। ऐसी कोई आपस की भी बात हो सकती थी, मगर उन्होंने उस बात को रद्द कर दिया। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं तो इसको एक भाई की हैसियत से एक बड़ी मिसाल समझती हूँ। इसी वजह से एक इंसानियत के तौर पर, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ और मेरा ये काम है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर दिमागी परेशानियों का सामना और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वो रिलेशनशिप्स अगर ठीक हो जाएँ, रिश्ते नाते ठीक हो जाएँ, तो हम बहुत सी बीमारियों से अ, बच सकते हैं, ज़हनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये रिश्ता और ये नाता देखकर, बेटी बाप का तो रिश्ता नाता होता है, हम खुद भी उससे गुज़र गुज़र चुके हैं, गुज़रते हैं, देखते हैं। वो तो बेटी बाप का रिश्ता और हमारे इस खत्ते में तो एक है, मिसाल है। वो तो बेटियाँ तो बाप की गुड़िया होती हैं, वो तो हम देखते हैं। लेकिन भाई जो है ना, वो इस तरह से नहीं देखा जिसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली। बहरहाल हम नवाज़ शरीफ साहब के तबसरे, उन पर जो उन्होंने स्पीच की, उस पे बात करेंगे। उनकी आमद, अ, मैंने वापस आकर कई लोगों के तबसरे सुने, जिनमें से मैं जो ज़िक्र करना चाहूँगी ख़ुसूसन वो एक तो तलत हुसैन साहब हैं, शाज़िब खानज़ादा साहब हैं, कामरान शाहिद हैं, हामिद मीर साहब हैं। तमाम इन बड़े-बड़े जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने, उसके अलावा भी बहुत सारे, उन्होंने उनकी तकरीर को बहुत सराहा। तलत हुसैन साहब ने तो बाकायदा ये बताया कि किस तरह से उन्होंने जियो जियो से किस तरह से उनको निकाला गया।
तो उन्होंने बताया कि जब नवाज शरीफ साहब पर कतल लगी हुई थी तो एक जुमला उन्होंने कहा कि ये जुमला सबसे कहा गया कि ये अदा करते रहा करें कि नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए बदतरीन ख़तरा है। तो ये बात जो जो लोग कहते गए, तो वो मोटरसाइकिल से किस तरह गाड़ियों तक का उन्होंने सफ़र तय किया, वो भी सब ने देखा। और लेकिन चूँकि तलत हुसैन साहब इस बात से अग्री नहीं करते थे, तो लिहाजा उनको पता था कि उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो खुद ही वहाँ से निकल गए। उनको निकाला नहीं, वो निकल गए। तो तलत हुसैन साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और बायस बिल्कुल भी नहीं है होते, बल्कि मैं कभी कभी हैरान होती हूँ और मुझे उनसे पूछना है कि वो वोट किसको देते हैं। तो हमें ये मालूम नहीं है कि वो वोट किसको देते हैं, और पता नहीं वो शायद खुद को भी नहीं बताते, अपने घर वालों को तो बताते नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जब वो वोट देने जाते होंगे उसी दिन तय करते होंगे कि किसको वोट देना है आज, और अपनी तरफ से वो जो जिसको बेस्ट समझते होंगे वो उसको वोट ज़रूर देते होंगे। हामिद मीर साहब का मैं तबसरा सुन रही थी। तो हामिद मीर साहब का तबसरा सुनते हुए मुझे एक हमारी साइकोलॉजी की टर्म है माइंड फ़िल्टरिंग, यानी कि आप इतनी फ़िल्टरिंग करते हैं कि अगर कोई बंदा 80% ठीक हो लेकिन 2% उसमें कोई नुक्स हो तो आप बस नुक्स ही की बात करें। एक तो हामिद मीर साहब ने कहा कि ये बहुत बड़े जलसा नहीं था, सबसे बड़ा जलसा नहीं था। फिर दूसरा तरफ उन्होंने दूसरी तरफ ये कहा कि पीटीआई ने जितने जलसे अलबत्ता किए, ये उनमें सबसे बड़ा जलसा था। ये बात उन्होंने की, चले इतना मान लिया। फिर हामिद भी साहब जिस बात की तरफ खास तौर पर तवज्जो दिलाते रहे बार बार, वो कहते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ ने कोई अपने, वैसे तो सब ने ये बात कही कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो जो लोग वैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहेंगे, वो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। और जो जो लोगों ने सोचा नहीं था कि कहेंगे, वो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब कह गए। लेकिन हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि एक शेर में उनकी बहुत सी बातें पोशीदा हैं, उन्होंने नहीं की, मगर वो शेर में बहुत कुछ है, उस पर गौर करने वाली बात है। वो शेर था गालिब का कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं तहैयाए तूफ़ान किए हुए, बैठे हैं हम तहैयाए तूफ़ान किए हुए। तो वो बार बार कह रहे थे कि इस तरह सबको सोचना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए। तो बहरहाल आप लोग गौर कर लीजिए। बात ये होती है कि इंसान अपने अंदर बहुत तूफ़ान छुपाए होता है, दुख छुपाए होता है, तो कभी ना कभी वो फटते भी हैं। लेकिन अगर वो हेल्दी वे में फटे, जो कि हम इसकी एक्सरसाइजेस भी कराते हैं, हम इसकी वर्कशॉप्स भी कराते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह अपने एंगर को अपने अगर आपका कोई दुश्मन भी है लेकिन आपने अपना एंगर उसके लिए, जो अपना गुस्सा उसके लिए जो निकालना है, वो किस तरीके से निकालें जिससे किसी का भी नुकसान ना हो और आपकी भी तस्कीन हो जाए। तो वो वर्कशॉप भी आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे कभी। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादातर बातें जो है वो इकॉनमी पर और इकॉनमी के रिवाइवल पर बातें की। अपना उन्होंने दुख भी अ, बताया, दुख सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे वो कितने सालों जो लोग ये कहते हैं ना कि बड़े साल हुकूमत की, बात ये कि हुकूमत तो आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, और उसके बाद 15 साल तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने ज़्यादातर वक्त जिला वतनी और मुल्क से बाहर जिला वतनी या कैद, मुल्क में कैद में गुजार दिए। तो ये भी एक बड़े हौसले की बात है। और मुझे नवाज शरीफ साहब जब उनको नाअहल किया गया, जो कि पानामा में नहीं, इकामा पे उनको नाअहल किया गया था, तो उस वक्त मैं एक चीज़ बड़े नोट करती थी, एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से नोट करती थी। वो ये थी कि हर चैनल में, ज़्यादातर चैनल में, बाज़ में नहीं भी था लेकिन लोग ज़्यादातर एंकर्स उनका नाम लेते थे तो कहते नाअहल वज़ीर आज़म, नाअहल वज़ीर आज़म, नाअहल वज़ीर आज़म। मुझे तो बहुत बुरा लगता था, इसलिए नहीं कि मुझे किसी नाअहल अगर वो हो गए तो मुझे कोई ये वजह थी। वजह ये थी कि मैं एक माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से, या एक राइटर होने की हैसियत से, या एक इंसान होने की हैसियत से भी मैं ये समझती हूँ कि जो हम लेबलिंग करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ज़हनी तौर पर भी ठीक नहीं है। और हम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये बातें कर रहे हैं, यानी हमारी तो अब ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो शख्स साज़ी करे। तो हम इतना बड़ा डिज़ास्टर कर रहे हैं कि हम अपनी कौम को, अपनी नस्ल को ये तरबियत दे रहे हैं कि वो
اس طرح کی باتیں کریں، یہی وجہ ہے نا، اس میں صرف آپ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیڈر کا صرف عمل دخل نہیں ہے، ہمیں تھوڑی ذمہ داری ہماری میڈیا کی بھی ہے کہ ہم نے بھی یہ، اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ کہو تو میں تو اس طرح کی لیبلنگ کم از کم میں اس طرح میڈیا میں آ کر اوپنلی تو نہ کروں۔ یہ تو ذمہ داری ہوتی ہے، ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری ہم تو پرفیکٹ تو نہیں ہیں، لیکن جب سامنے میڈیا یہ ٹی وی آتا ہے، اسکرین آتی ہے، لوگ سامنے آتے ہیں، عوام ہوتی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ہم اگر کوئی نوکری کرتے ہیں تو ہم اپنے میں نے سعودی عربین ایئرلائنس میں نوکری کی، جاب کی، تو میں اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت، تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں، رولس فالو کرتے ہیں، ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ہم سگنلز بھی ریڈ لائٹ پہ ہم کراس نہیں کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں فالو کرتے ہیں، یہاں آ کر ہم ہر چیز جو ہے نا خراب کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنی نسل کو بھی برباد کر دیا ہے ایک نواز شریف سے دشمنی کے چکر میں۔ تو میں اس وقت میڈیا کی وہ چیزیں بھی دیکھتی تھی، اور آج بھی میں نے میڈیا کا دیکھا کہ کس طرح سے بدلتا ہے رنگ آسمان، کیسے کیسے، بہرحال باقی سب لوگوں نے ان کو بہت سراہا، ان کی اسپیچ بہت اچھی تھی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ صرف اسپیچ کی حد تک نہ ہو، وہ اس پہ عمل بھی کریں، انہوں نے عمل کرنے کی پوری جو ہم نے دیکھا کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا، لیکن جتنا بھی موقع ان کو ملا انہوں نے کوشش کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ایک مشکل وقت ہے لوگوں پر، جس طرح سے مہنگائی ہے، تو اس پہ یہ صرف نون لیگ ہی نہیں بلکہ تمام جتنی پارٹیاں ہیں وہ ہمیں یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سب بھی اس پہ سوچ رہی ہیں، مشکل وقت ہے، اور یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی مشکل وقت ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑا ٹاسک ہے، یہ بڑا ٹاسک ہے، اب جو بھی حکومت میں آئے گا اس نے کارکردگی ہی دکھانی ہوگی، اسے کارکردگی دکھانی ہے، اور اب مجھے یہ لگتا ہے، اب میں اپنا تجزیہ دینا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی ایک کو سونپنا ٹھیک نہیں ہے، یہ مل جل کر کریں تو زیادہ بہتر ہے، جیسے انہوں نے مل جل کر جتنے بڑے حالات میں حکومت سنبھالی تھی پی ڈی ایم نے، اور جیسے خارجہ پالیسی جتنی خرابی میں آ گئی تھی، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سے وزارت خارجہ سنبھالی، خارجہ پالیسی کو جس طرح سے بہتر کیا، وہ واقعی میں قابل تعریف ہے، اور اس کی تعریف ہر ایک نے کی ہے، جتنے بھی ناقد تھے انہوں نے بھی کی ہے۔ دیکھیے جو ہمارا میڈیا، میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ جو قابل تعریف چیز ہے اس کی تعریف کر دینی چاہیے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سارے مل جل کر جو بھی آئے گا مل جل کر بھی یہ سب صرف عوام کا سوچے، اور اس وقت جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے اور جس طرح سے غریب پس رہا ہے یہ اس پر سوچیں، اور آخر میں پھر یہ کہیں گے کہ میاں جی آ گئے ہیں، میاں جی چھا گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی، اور نواز شریف نے جس طرح سے ذہنی اذیت کا سامنا انہوں نے کیا اس وقت جب وہ نائل ہوئے، پھر وہ جس طرح سے لندن میں ان کے ساتھ کیا جاتا رہا پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا رہا، جس طرح سے انہوں نے اپنی مینٹل اسٹرینتھ دکھائی ہے، آئی ایم شیور فزیکل وہ اتنے اسٹرانگ تو نہیں ہیں، دیکھیں وہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم ایک ویلاگ کریں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملک سے چلے گئے، اس پہ بھی ہم ایک ویلاگ کریں گے علیحدہ سے، کہ یہ تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں بڑے بڑے پیغمبروں کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑے بڑے پیغمبروں نے جو ہے وہ ہجرت کی ہے، اور ایک مصلحت کے تحت ہجرت کی ہے، تو اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ اس وقت صرف یہ ہے کہ بڑی اچھی اسپیچ تھی، بہت اچھی بات ہے کہ دشمنی کی باتیں نہیں ہو رہی، عوام تنگ ہے ان چیزوں سے، آپ لوگوں کی آپس کی ذاتی دشمنیاں، عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ صرف عوام کا سوچیں اور عوام کی بہتری کے لیے کریں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اور اچھے کام کی طرف اپنی زیادہ تر کوششیں لگائیں، یہ آپسی سیاسی دشمنیوں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہمیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو پورے معاشرے کے حالات ٹھیک ہوں گے، ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے،
اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، اور ہمارے ملک میں آ، اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں لوگ، لیکن ہماری نسل کو پتہ نہیں کیوں تباہ و بربادی کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ جو پیرنٹس سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اور زیادہ تر کوشش کریں گے کہ ایک رسپیکٹیبل وے میں اپنے بچوں کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو وہاں پر وہ کارآمد ثابت ہوں وہ سارے بچے۔ اگلے ولاگ پہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔